हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 18th वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक डिल्यूजन्स पिजन्स फ्लाइंग इन रूम विच ही ट्राइज टू कैच डॉक्टर नर की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ काली कार्बोनिकम दवा दी गई है। पिजन्स। पिजन या कबूतर एक ऐसा उड़ने वाला बर्ड है जो आमतौर पर हमारे आसपास पाया जाता है। सफ़ेद कबूतरों को शांति यानी पीस का प्रतीक माना जाता है। फ्लाई या फ्लाइंग, इस शब्द का मतलब है उड़ना। जब कबूतर उड़ते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक जगह पर बैठे नहीं हैं, यानी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। रूम। रूम यानी कमरा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। एग्जाम्पल, बेडरूम या क्लासरूम। इस एनक्लोज्ड स्पेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, मतलब ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ट्राई, इस शब्द का मतलब है कोशिश करना। कैच, इस शब्द का मतलब है किसी चीज़ को पकड़ना, मतलब वो वस्तु आपके हाथ या कंट्रोल में अब तक नहीं आई है। जब क्रिकेट में बॉलर बॉल को कैच करता है तो अब वो गेंद उस खिलाड़ी के पूरे कंट्रोल में आ जाती है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स पिजन्स फ्लाइंग इन रूम विच ही ट्राइज टू कैच का लिटरल मीनिंग ये है कि अगर एक कमरे में पिजन्स यानी एक से ज़्यादा कबूतर उड़ रहे हों तो इससे उस रूम में शोर मचता है और वो कालिका पेशेंट के लिए अनप्लेजेंट होता है। इसलिए पेशेंट इन कबूतरों को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि कमरा शांत और नॉइस फ्री हो जाए। इसी तरह इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि कालीकार्प पेशेंट के अनुसार उसकी लाइफ में शांति यानी पीस होनी चाहिए, लेकिन सुकून की जगह शोर मचा हुआ है। पेशेंट का कमरा जो पेशेंट के लिए उसकी पर्सनल चीज़ है, वहाँ पर ये पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। इस शोर से छुटकारा पाने के लिए पेशेंट इन उड़ते हुए कबूतरों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। ये काम पेशेंट के लिए मुश्किल है क्योंकि वो बर्ड्स उड़ रहे हैं और उड़ते हुए पंछियों को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन रूम एक एनक्लोज्ड स्पेस है, मतलब वो पंछी उसी कमरे के अंदर हैं और आसानी से बाहर जा नहीं सकते। इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल तो है, लेकिन मुमकिन भी है। एग्जाम्पल 1। 40 साल की महिला आई और बोलने लगी, डॉक्टर, ये माइग्रेन की तकलीफ हो रही है। सिर दर्द इतना होता है कि उस वक्त बस यही इच्छा होती है कि सब कुछ शांत रहे, थोड़ा भी शोर बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब घर में 4 बच्चे हों तो फिर शांति कैसे मिलेगी? जब देखो तब ये बच्चे शोर मचाते रहते हैं। कभी काम से थक हार कर कमरे में लेटने जाओ तो वहाँ भी शोर मचाने आ जाते हैं और यहाँ से वहाँ उछलते फुदकते रहते हैं। उनके पीछे भागना पड़ता है और कभी हाथ आ गए तो मन करता है कि उन्हें पीटूं, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि माँ हूँ, अपने ही बच्चों को कैसे पीट सकती हूँ? ऐसा करना सही थोड़े ही है। लेकिन इतने में ये भी विचार आता है कि इनकी एक बार तो पिटाई करनी ही चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। इसी उलझन में बच्चे तूफान मेल की स्पीड से भाग जाते हैं। बस यही मन में आता है कि इन्हें शोर मचाने से कैसे रोका जाए। जब यही बच्चे रात को चुपचाप सो जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। फिर पेशेंट के पति ने कहा कि डॉक्टर, हमारे घर में हम 2 मियाँ बीवी और 4 बच्चे हैं। इसके बावजूद पेशेंट से अकेले रहा नहीं जाता। मैं कभी आउटडोर मीटिंग पर 1-2 दिन के लिए भी जाऊं तो कहती है कि वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करते? तुम चले गए और मैं यहाँ अकेले मर गई तो?
इसलिए मैं अपनी भाभी और बड़ी बहन को अपने घर में बुला लेता हूँ। जब पेशेंट उनके साथ रहती है तब उसे ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। उस वक्त वो कहती है कि इन मरने वाली बातों के बारे में सोचने के बजाय लाइफ में हैप्पी कैसे रहें, इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर पेशेंट बोली कि डॉक्टर, जब भी सर दर्द होता है ऐसा लगता है कि मैं कितनी बीमार हो गई हूँ। ना कोई काम करने की ताकत होती है और ना ही जीने की। इसलिए आपकी दवा के साथ कोई बाम भी दे दीजिए जो मैं सुबह शाम अपने सिर पर लगाकर आराम पा सकूं। बस ये सिर दर्द बंद होना चाहिए, क्योंकि पिछले डॉक्टर के पास जाने पर भी मुझे उम्मीद थी कि उनकी दवा से मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला तो फिर मुझे लगा कि ये तकलीफ़ कभी ठीक नहीं होगी, और इसलिए मैंने उनसे दवा लेना भी बंद कर दिया। अब उम्मीद है कि आपसे अच्छी दवा मिलेगी। तो इस केस में जब पेशेंट को सिर दर्द होता है तब उसे अपने बच्चे शोर मचाने वाले पंछियों जैसे लगते हैं, जिन्हें वो पकड़कर पीटना चाहती है ताकि घर में शांति रहे। तो ये रूब्रिक है: डिल्यूजन्स, पिजन्स फ्लाइंग इन रूम विच ही ट्राइज टू कैच। पेशेंट के मन में बच्चों को पीटने की स्ट्रांग इच्छा होती है, लेकिन तभी उसे अपने माँ होने का एहसास ऐसा करने से रोकता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि किड्स को पीटना ज़रूरी है, और इसी दुविधा में पेशेंट फंस जाती है। तो ये रूब्रिक है: एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। पेशेंट को यही डर लगता है कि अगर उसे अकेला छोड़ा गया तो वो मर जाएगी। तो ये रूब्रिक है: फियर ऑफ डेथ व्हेन अलोन। अपने रिश्तेदारों के साथ होने पर पेशेंट मौत के बारे में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करती है। तो ये रूब्रिक है: इंडिफरेंस एपैथी व्हेन इन सोसाइटी। दर्द के समय पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत बीमार हो गई है। तो ये रूब्रिक है: डिल्यूजन्स इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी सिक। पेशेंट ने डॉक्टर से दवा के साथ साथ बाम भी मांगा, जिसे वो सुबह शाम अपने सिर पर लगा सके। यानी पेशेंट को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसे बीमारी की अवस्था से निकालकर सेहत की अवस्था तक पहुंचाती रहे, और ये सिलसिला वो हमेशा के लिए चाहती है। तो ये रूब्रिक है: कैरीड डिजायर्स टू बी कॉन्स्टेंटली। दवा लेते समय पेशेंट को ठीक होने की उम्मीद होती है, लेकिन जब तकलीफ ठीक नहीं होती तो वो नाउम्मीद और निराश होकर इलाज छोड़ देती है। तो ये रूब्रिक है: होपफुल ऑल्टरनेटिंग विथ डिस्पेयर। एग्जाम्पल 2। 55 साल का मेल डायबिटिक पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर ले लिया था। ये काम कोई अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ी सौंपेगा। समाज में ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए बड़ा भाई होने के नाते इस घर में मेरा ही हुक्म चलता आया है, और इसी वजह से फैमिली वाले मुझसे डरते हैं। अब हाल ऐसा हो गया है कि अगर मैं उन्हें कुछ समझाने की या उनकी मदद करने की कोशिश भी करता हूँ तो डर के मारे वो मुझसे दूर भागते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक दिन ये लोग मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इनके बगैर कैसे जीऊँगा। लेकिन मैं क्या करूँ? इन लोगों को लगता है कि मैं इनकी खुशियों का दुश्मन हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि ऐसे नासमझों के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं अकेला रहूँ। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। एक बार हम सब एक साथ डिनर कर रहे थे, लेकिन किसी बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने न सिर्फ अपने छोटे भाई को गालियाँ दी, बल्कि थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा लिया, जिसे देखकर वो और बाकी सब लोग घबरा गए और खाना पूरा खाए बिना ही अपने अपने कमरों में चले गए। अब तो मेरा काम में भी मन नहीं लगता। जिस दुकान की कमाई से मेरा घर चलता है उस पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। आमदनी हो या ना हो, कमाई 2000 रुपये हो या 200 रुपये, मुझे कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होता। बस एक ही डर रहता है
कि कहीं ये डायबिटीज से मेरी मौत ना हो जाए। तो इस केस में पेशेंट ने घर की सारी जिम्मेदारी खुद पर इसलिए ली क्योंकि वो समाज के नियमों का पालन करना चाहता है, जिसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियां सिर्फ बड़े बेटे को ही उठानी होती है। तो ये रूब्रिक है कॉन्फॉर्मिज्म। कॉन्फॉर्म का मतलब है मौजूदा तौर तरीकों को अपनाना और उनका सख्ती से पालन करना। अपने घर में पेशेंट की ही मर्जी चलती है और बाकी लोग उसके हुक्म को मानते हैं। तो ये रूब्रिक है डिक्टेटोरियल। पेशेंट के सख्त बर्ताव के कारण उसके फैमिली मेंबर्स उससे डरते हैं और उसकी मदद लेने के बजाय उससे दूर भागते हैं। मेटाफोरिकली ये सिचुएशन बिल्कुल एक कबूतर जैसी है जो अचानक किसी कमरे में चले आने पर बाहर का रास्ता ढूंढता है और इसलिए पूरे रूम में उड़ता रहता है। अगर आप इस कबूतर को खुली हवा में छोड़ने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो पंछी आपकी मदद लेने से डर जाता है। फाइनली एक ही रास्ता बचता है कि आप खिड़की या दरवाज़ा खोल दो ताकि वो कबूतर अपने आप उड़कर बाहर चला जाए। साथ ही पेशेंट को डर है कि उसकी फैमिली उसे अकेला छोड़कर कहीं चले ना जाएं, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रहना चाहता। ये भी बर्ड्स वाली फीलिंग है जो कभी एक डाल पर तो कभी दूसरी डाल पर बैठते हैं और कुछ समय बाद उड़ जाते हैं। इसलिए पेशेंट अपने परिवार के लोगों को मेटाफोरिकली कैच यानी पकड़कर अपने साथ अपने रूम यानी एनक्लोज्ड स्पेस में रखकर उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए इस केस में रूब्रिक है डिल्यूजन्स, पिजन्स फ्लाइंग इन रूम विच ही ट्राइज टू कैच। अपनी फैमिली के बर्ताव के कारण पेशेंट को यह भी लगता है कि अकेला रहना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसे अकेले रहने का डर सताता है। साथ ही पेशेंट को परिवार का साथ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ये दोनों फीलिंग्स साथ में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग अलोन येट एवर्स टू कंपनी। एक तरफ पेशेंट अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन मामूली बातों पर भी वो उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। पेशेंट का गुस्सा और उसका आक्रामक बर्ताव लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो ये रूब्रिक है कंपनी डिजायर फॉर येट ट्रीट्स देम आउटरेजियसली। अब पेशेंट अपने कामकाज पर ध्यान नहीं देता और उसे पैसे कमाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी टू मेक मनी। पेशेंट को डायबिटीज के कारण मरने का डर है, मतलब उसे ये लगता है कि उसकी ये बीमारी ही कहीं उसकी मौत का कारण ना बन जाए। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ डेथ ऑफ फेटल एंड ऑफ डिजीज। सो टू समराइज, कालीकार्प पेशेंट अपने परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां सच्चे मन से पूरा करता है। अपने बच्चों को लेकर भी वो उत्तेजित रहता है और उनकी हर इच्छा तुरंत पूरी करना चाहता है। यदि पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। इसी तरह वो ये भी चाहता है कि अगर उसने अपने बच्चों से कुछ मांगा है तो बच्चों को वो चीज़ पेशेंट को तुरंत प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो पेशेंट बच्चों पर काम देर से पूरा करने पर चिल्लाता है। पेशेंट सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से ही अपसेट रहता है और इसलिए उनसे झगड़ा करता रहता है, ये जानते हुए भी कि वो अपने परिवार पर या तो इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। मतलब मेटाफोरिकली वो लोग पेशेंट के लिए ब्रेड और बटर की तरह हैं, जिनके ज़रिए पेशेंट का गुजारा चल रहा है। इसलिए अब अगर कोई बात पेशेंट को थोड़ा भी अपसेट कर जाए तो पेशेंट जोर से चीखता चिल्लाता है। रात में भी आराम से सोने के बजाय पेशेंट अपने साथ हुई दुखी घटनाओं के बारे में ही सोचता रहता है कि कैसे उसके अपनों ने उसको इमोशनली हर्ट किया। जब पेशेंट अपनी फैमिली को अपना नज़रिया समझाने की कोशिश में हार जाता है तो वो भावुक होकर रोने लगता है और फाइनली अपनी स्थिति के पूरी तरह ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है।
responsibility taking too seriously, impatience about his children, quarrelsome with her family। डॉक्टर फाटक के मटीरिया मेडिका में लिखा है क्वारल्स विथ वंस ब्रेड एंड बटर, shrieking with pain aggravated at slightest touch, dwells on past disagreeable occurrences at night, weeping tearful mood when remonstrated, and despair of recovery। वीपिंग टीयरफुल मूड व्हेन रेमॉन्स्ट्रेटेड, इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने कैलकेरिया काब के क्लेप्टोमेनिया वाले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद काली कार्बोनिकम दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।